साल 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने चाइना पर करेंसी मैनिपुलेशन तथा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आरोप लगाते हुए चाइना के एक्सपोर्ट्स पर कई गुना टैरिफ बढ़ा दिया और इससे यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों कंपनीज चाइना को छोड़कर कोई दूसरी डेस्टिनेशन खोजने लगे। एक तो पहले से ही साल 2013 से चाइना में लोगों की मीडियम इनकम लगातार बढ़ रही थी तथा डॉलर के मुकाबले लगातार मजबूत होते युआन की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा था तथा वो ऑलरेडी चाइना को छोड़ना चाहती थी और ट्रेड वॉर ने चाइना के इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। जब कंपनीज चाइना से एग्जिट होने लगी तो प्रेडिक्शन होने लगी कि अब इंडिया का टाइम आ गया है कि वह नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। पर सरप्राइजिंगली साउथ ईस्ट एशिया की 10 करोड़ की आबादी वाला देश वियतनाम ने चाइना से एग्जिट होने वाली बहुत सारी कंपनीज को अट्रैक्ट कर लिया। इसके साथ इस समय पैंडेमिक के बावजूद वियतनाम में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई ऑल टाइम हाई है। पर जो वियतनाम एशिया की नेक्स्ट टाइगर इकोनॉमी कही जा रही है, वह एक समय अफ्रीकन देशों से भी गरीब था। यह बदलाव आया कैसे? एक्चुअली में वियतनाम 17वीं शताब्दी में ईस्ट एशिया एवं साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल इकोनॉमिक हब था। उस समय वियतनाम में प्रॉस्परस एग्रीकल्चर था, वहां पर गाय एवं भैंसों की हत्या पर प्रतिबंध था। उस समय वियतनाम रेशम, कॉटन तथा चावल जैसी कमोडिटीज को श्रीलंका, चाइना, जावा आदि एशियन देशों को एक्सपोर्ट करता था। पर 1884 ईस्वी में वियतनाम को फ्रेंच कोलोनिस्ट ने कोलोनाइज कर लिया। फ्रेंच कोलोनिस्ट ने वियतनाम से कच्चे माल के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कॉफी, नील, जूट जैसी फसलों की बुआई करवानी शुरू कर दी। नाउ वियतनाम का साउथ पार्ट यानी साउथ वियतनाम उस समय हाईली फर्टाइल रीजन था। फ्रांसीसियों ने साउथ वियतनाम में ह्यूज अमाउंट में क्रॉप्स की बुआई कराई था। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी खोली। वहीं पर नॉर्थ वियतनाम को फ्रांसीसियों ने इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में डेवलप किया। यहाँ पर रेलवेज, रोड्स, माइनिंग फील्ड्स, पावर स्टेशन, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज और कोल फील्ड्स जैसी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। पर नॉर्थ और साउथ के बीच का यह अंतर वियतनाम को भी बांट गया। सन 1954 में वियतनाम दो भागों में बट गया। साउथ वियतनाम जिसने कैपिटलिज्म को चुना तथा नॉर्थ वियतनाम जिसने कम्युनिज्म को चुना। और इसके बाद वियतनाम युद्ध और हिंसा की चपेट में आ गया। डोमेस्टिक वायलेंस, वियतनाम चाइना वॉर तथा यूएसए वियतनाम वॉर से वियतनाम के लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और कई लाख लोग वियतनाम को छोड़कर दूसरे एशियन देशों में चले गए। हालांकि इसके बाद वियतनाम का यूनिफिकेशन तो हो गया, पर वियतनाम की इकोनॉमी उस समय तक जर्जर हो गई थी। वियतनाम की इकोनॉमी में ट्रेड इम्बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड, हाई इन्फ्लेशन तथा ह्यूज फॉरेन डेट जैसी सीवियर समस्याएं थी। इसके साथ वियतनाम ने यूनिफिकेशन के बाद वियतनाम में कम्युनिस्ट सिस्टम को चुना तथा पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसोलिडेट कर दी। हालांकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रशिया यानी यूएसएसआर से उस समय काफी ज्यादा समर्थन मिलता था, पर इससे वियतनाम की इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उल्टा 80 तथा 90 के दशक में वियतनाम में गरीबी सबसे गरीब अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा थी। इवन इसी वजह से यूएसए ने वियतनाम पर ह्यूज इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा रखे थे। पर यूएसएसआर के कोलैप्स तथा वियतनाम में बढ़ते पब्लिक के असंतोष की वजह से वियतनामीज गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पर मजबूर होना पड़ा। साल 1986 के बाद वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी ने कई सारे चेन ऑफ रिफॉर्म्स किए, जैसे मार्केट में प्राइवेट इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को बढ़ावा देना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वियतनाम की इकोनॉमी को ओपन करना तथा वियतनाम में 2 बच्चों की पॉलिसी को भी उसी समय लागू किया गया। हालांकि कई सारे चेन ऑफ रिफॉर्म्स के बावजूद भी वियतनाम की इकोनॉमी में रैपिड ग्रोथ देखने को नहीं मिली और इसका कारण था वियतनामीज गवर्नमेंट का ग्रोथ पर कम फोकस देकर इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस देना था। लाइक सप्लाई चेन्स को व्यवस्थित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राइमरी फोकस देना, हर घर बिजली व पानी पहुंचाना तथा वर्कर्स को स्किल एजुकेशन देना था। इस वजह से वियतनाम पीस के टाइम में भी जीरो तथा नेगेटिव रेट से ग्रोथ कर रहा था। हालांकि इससे वियतनाम की इकोनॉमी स्टेबल हो गई तथा 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, 2012 की फाइनेंशियल क्राइसिस और इवन कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस से वियतनाम की इकोनॉमी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा तथा यह लगातार 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ को शो कर रहा है।
आज वियतनाम की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर के बराबर है, जो कि नॉमिनल जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया की 36वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं पर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वियतनाम की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, जो कि दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। वियतनाम एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है। इसका एक्सपोर्ट 290 बिलियन डॉलर है तथा इसके वेरियस इंपोर्ट 260 बिलियन डॉलर के बराबर हैं। लेट अस टॉक अबाउट मेन सेक्टर्स ऑफ वियतनाम इकोनॉमी। वियतनाम की जीडीपी में 15% का कंट्रीब्यूशन इसका एग्रीकल्चर सेक्टर करता है तथा वियतनाम की टोटल 39% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। वियतनाम हमेशा से एग्रीकल्चर में प्रॉस्परस रहा है, फिर चाहे वह एंशिएंट वियतनाम हो, फ्रेंच कॉलोनी वियतनाम हो या फिर मॉडर्न वियतनाम। आज वियतनाम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। वियतनाम ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है। इवन इसकी सॉइल रिच नेचुरल रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। वियतनाम में 103 ट्रिलियन टन नेचुरल गैस तथा 500 मिलियन टन पेट्रोलियम के रिजर्व हैं। वियतनाम एंटीमनी, बॉक्साइट, क्रोमियम जैसी मेटल्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके साथ वियतनाम के कोस्टल एरियाज भी इसकी इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वियतनाम फिशरीज तथा सी फूड का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तथा एक्सपोर्टर है। वहीं पर अगर बात करें इंडस्ट्री तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो यह लगभग 34% का कंट्रीब्यूशन वियतनाम की जीडीपी में करता है। वियतनाम की 27% वर्कफोर्स इंडस्ट्री तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड है। वियतनाम की मेन इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीनरीज, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और फुटवियर इंडस्ट्रीज हैं। इन सब में जो इंडस्ट्री सबसे रैपिडली ग्रो कर रही है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी मशीनरी की। करंट टाइम में चाइना से निकलने वाली ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की फर्स्ट चॉइस है वियतनाम। इस समय वियतनाम में लैपटॉप, मोबाइल, बैटरीज, चिपसेट, हैवी मशीनरी की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। इवन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी वियतनाम का टोटल लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 18 से 26% तक बढ़ा है। वहीं पर हैवी मशीनरी का एक्सपोर्ट 63% तक बढ़ा है। आप इसका अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि सैमसंग का कुल 40% प्रोडक्शन वियतनाम में होता है। पिछले 10 सालों से वियतनाम की इंडस्ट्री तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10 से 11% की एनुअल ग्रोथ शो कर रही है। वहीं पर सर्विस सेक्टर वियतनाम की जीडीपी में कुल 50% का कंट्रीब्यूशन करता है और वियतनाम की 35% वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। वियतनाम की इकोनॉमी के सर्विस सेक्टर के मुख्य भाग हैं वाइब्रेंट स्टेट ओन्ड बैंक्स तथा टूरिज्म। वियतनाम टूरिज्म के लिए दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है। इवन साल 2016 में लगभग 1 करोड़ लोगों ने वियतनाम विजिट किया था। वियतनाम के चीप तथा लग्जरी बैलेंस्ड बीचेस और होटल्स टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस समय वियतनाम का टूरिज्म सेक्टर 6 से 7% की एनुअली ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग तथा इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है और इसका कारण वियतनाम की वेल बैलेंस्ड इकोनॉमी, ह्यूज नंबर ऑफ मिडिल इनकम कस्टमर्स, चाइना के जैसे रैपिड रोबस्ट बिजनेस इन्वायरमेंट तथा वियतनामीज गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरर्स तथा इंडस्ट्रियलिस्ट को ह्यूज इंसेंटिव देना है। वियतनाम की गवर्नमेंट का पब्लिक पर कंट्रोल, इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तथा वियतनाम में चीपली अवेलेबल सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को ह्यूज अमाउंट में अट्रैक्ट करती है। अगर वियतनाम ऐसे ही डेवलप करता रहा तो साल 2050 तक यह दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में शुमार होगा। हालांकि वियतनाम के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला तो इसकी एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि 2 बच्चों की नीति की वजह से वियतनाम की 20% आबादी आज 50 साल से ज्यादा है। इसके साथ वियतनाम का क्षेत्रफल भी काफी कम है, जिसकी वजह से चाइना से निकलने वाली हर कंपनी वियतनाम में नहीं जा सकती। इसके साथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से वियतनाम में हैवी पोल्यूशन है तथा इसका जीडीपी टू डेट रेशियो 60% है और ये सभी इसकी काफी बड़ी समस्याएं हैं। पर उम्मीद कर सकते हैं कि वियतनाम इन प्रॉब्लम से भी अच्छी तरीके से निपट लेगा और तभी जाकर वह एशिया की नेक्स्ट टाइगर इकोनॉमी बन पाएगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और अगले वीडियो तक जय हिंद।